बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी भाई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाला चैप्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट मतलब स्टार्टिंग फेज रहता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब साधारण अवकल समीकरण की बात करेंगे, उसमें हम बात कर रहे हैं अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये nth ऑर्डर का जो हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, nth ऑर्डर होना चाहिए ना भाई, कोटि जो हमारे पास है वो n लेके चल रहे हैं हम, तो वो होगा हमारे पास dny अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस p1 dn माइनस वन y अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस p2 dn माइनस टू y अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस टू, और इसी तरह से ये pn आपका y और इक्वल टू q। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर बाई p1 p2 और pn एंड q आर फंक्शन ऑफ x, x के फलन है। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टर्म है वो हमारे पास क्या रहा भाई, आपका nth ऑर्डर का जो हम लेकर चल रहे हैं लीनियर। लीनियर मींस भाई डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड उसके जो भी डेरिवेटिव है dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, dny अपॉन डी एक्स की पावर n, ये सब का जो पावर है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए इक्वेशन के अंदर। तो वो इक्वेशन हमारे पास कैसा कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब अचर गुणांकों वाला नहीं है, ये चर गुणांकों वाला, चर गुणांक। ठीक है, हमारे अभी टॉपिक में हम बात कर रहे हैं अचर गुणांकों वाला। हम किसकी बात कर रहे हैं, अचर गुणांकों वाला। तो अचर गुणांकों वाले जो टॉपिक की बात करें तो उसके अंदर देखें आप। ठीक है, जो अपना जो p1 p2 pn टर्म है उसको हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। मतलब इक्वेशन हमारा dy अपॉन डी एन प्लस a1 dn माइनस वन y अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन, a2 dn माइनस टू y अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस टू एंड सो an y और इक्वल टू q। ठीक है, वेयर बाई a1 a2 और ये हमारे पास an, ये हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। मतलब ये अचर है भाई, ठीक है ना। और q जो है एंड q बाई फंक्शन ऑफ x, ये x लेके चल रहे हैं, मतलब x का फलन हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब ये अचर गुणांकों वाली भाई अवकल समीकरण है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने यहां पर इस चैप्टर में सॉल्व करनी है भाई। यहां पर अब ये इतना बड़ा इक्वेशन लिखने के बजाय थोड़ा सा फॉर्मेट हम चेंज करते हैं। हम डी नोटेशन, डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको कहेंगे हम, अवकल कारक। ठीक है, तो अवकल कारक इसको डी रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, डी स्क्वायर, ये डी अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इस तरह से ये हमारे पास यहां पर हम कंसीडर कर लेंगे डी एन, ये डी एन और डी एक्स की पावर हमारे पास क्या रहेगा, एन रहेगा। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर का जो टर्म है उसको डी के फॉर्म में हम यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, कम्यूटेटिव नहीं होता है भाई, क्रम विनिमय नहीं होता है। अगर डी वाई लिखते हैं तो ये वाई डी के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब होता है हमारे पास वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंस है। यहां पर वाई मल्टीपल है किसी डेरिवेटिव टर्म के साथ, मतलब यहां जो आएगा उसका डिफरेंस होना, ना कि वाई का। तो ये वाला जो आप क्लियर रखें भाई, हमारे पास यहां पर कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, ये ऑपरेटर फॉलो नहीं करता है। ठीक है, कुछ और टर्म, अगर डी स्क्वायर डी क्यूब ये टर्म है तो हम इसको लिख सकते हैं डी की पावर 5। ठीक है, एक दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, मतलब पहले 3 बार डिफरेंशिएट किया फिर उसके बाद 2 बार और डिफरेंशिएट किया, तो ये टर्म हम यहां पर काउंट करते हैं।
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट हमारे पास क्या होने चाहिए, सारे कांस्टेंट होने चाहिए, तो मतलब जो आपका गुणांक है वो सारे क्या होने चाहिए, अचर होने चाहिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन यहां पर करके चल रहे हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर डी, ये डी अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इस फॉर्म में लिखते हैं। इससे हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में बदल जाती है, dn प्लस a1 dn-1, ऐसे ही हमारे पास यहां पर an और ये y और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, qx। ठीक है, इसको भी और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये क्योंकि फंक्शन ऑफ d है तो इसको f dy और ये हमारे पास क्या कर देते हैं, qx कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। हमने क्या चाहिए, व्यापक हल चाहिए, इसका जर्नल सॉल्यूशन चाहिए। तो जर्नल सॉल्यूशन जो हमारे पास यहां पर होगा वो हमारे पास होगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब दो पार्ट में हम यहां पर लेके चलेंगे भाई, पूरक फलन होगा और आपका विशिष्ट समाकल होगा। मतलब दो चीजें यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, मतलब ये हमारे पास यहां पर दो टर्म हमने निकालने होंगे, जो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका व्यापक हल कहलाएगा। चैप्टर में हमने दो पार्ट में इसको डील करना है, एक CF निकालना है, एक हमने यहां पर क्या निकालना है, PI निकालना है। CF का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन, और PI का जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब विशिष्ट समाकल रहेगा। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे पास है CF निकालने के लिए, देखें आप इक्वेशन ये है। ठीक है, इस इक्वेशन के दो पार्ट करते हैं हम। टू फाइंड CF हम इसका सिर्फ लेफ्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, राइट पार्ट को हम छोड़कर चलते हैं। ठीक है, Q वाले टर्म को हम छोड़कर चलते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन आएगा, जो y का वैल्यू आएगा, वही हमारे पास क्या होगा, CF होगा। ठीक है, जो भी हमारे पास यहां पर निकल कर आए भाई, फंक्शन ऑफ भाई हमारे पास x, जो रिलेशन हमारे पास होगा वो y का जो टर्म रहेगा वही हमारे पास क्या रहेगा, CF रहेगा। तो CF का जो टर्म इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा। टू फाइंड भाई हमारे पास PI। ठीक है, PI में हम इसके राइट साइड को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का जो टर्म रहता है इक्वेशन में इस तरह से 1 अपॉन एफ डी, और ये हमारे पास क्या रहेगा, QX। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, भाई आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल रहेगा। y का जो वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन से निकलेगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा। तो दो पार्ट हमारे पास है, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, इसका जो जर्नल सॉल्यूशन होगा, व्यापक हल होगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा। ठीक है, यहां हमारे पास टू फाइंड सी एफ डी वाई इक्वल टू क्या होगा, 0, और हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला y का वैल्यू सी एफ कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा। टू फाइंड पी आई हम इसके राइट साइड को सॉल्व करेंगे, तो 1 अपॉन एफ डी क्यू एक्स, ये वाला जो टर्म रहेगा, इस टर्म को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, पी आई होगा। तो सी एफ और पी आई दोनों मिलकर हमारे पास क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब जनरल सॉल्यूशन हमारा बनाएंगे। अब देखें इसके अंदर कुछ चीजें हमारे पास यहां पर लेकर चलें, जैसे 1 अपॉन डी, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है भाई। एक चीज यहां देखें, डी मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब डी एफ एक्स, मतलब हमारे पास ये एफ डैश एक्स हो गया। क्लियर, तो ये डिफरेंशिएशन कर रहा है। 1 अपॉन डी ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, रिवर्स है भाई। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब 1 अपॉन डी, ये एफ एक्स, अगर हमारे पास टर्म ये टर्म होगा तो हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, 1 अपॉन डी स्क्वायर, दो बार इंटीग्रेशन, एफ एक्स और ये डी एक्स, और फिर से हमारे पास इसको इंटीग्रेशन करना होगा, और इसी तरह से जितने भी टर्म हमें चाहिएंगे उसी हिसाब से हम इसको लेकर चलेंगे। तो डी मतलब डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन डी मतलब इंटीग्रेशन। तो दो पार्ट हमारे पास हैं भाई आपका, जहां पर 1 अपॉन डी की बात आएगी तो वहां हमारे पास हम क्या करना चाहेंगे, इंटीग्रेशन करना चाहेंगे। ठीक है, अब पहला जो काम है भाई, हमने यहां पर सी एफ निकालना है। टू फाइंड सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, भाई डिफरेंशियल इक्वेशन ये पार्ट y इक्वल टू 0,
हम सपोज करते हैं लेट y इक्वल टू ई रेज टू एम एक्स इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन है तो भाई इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम, उस एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर होगा, फिर फॉर्मूले पे हम जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन हम लेके चलते हैं, जैसे कहता है कि भाई सॉल्व बाई डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर की बजाय हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस भाई हमारे पास 6y और इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास देखो डी स्क्वायर प्लस 5d और प्लस 6। ठीक है, y हमारे पास ये आ गया जो CF का पार्ट है, इसका राइट साइड हमारे पास ऑलरेडी 0 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन इसी फॉर्मेट का बन गया, y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेते हैं हम। हमने सपोज किया लेट y इक्वल टू ई रेज टू एम एक्स इज ए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है तो भाई इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं dy, दैट मीन्स m ई रेज टू एम एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं डी स्क्वायर वाई, तो मतलब डी डी वाई। ठीक है, दैट मीन्स डी और ये हमारे पास m ई रेज टू एम एक्स, और जिसका सॉल्यूशन होगा m स्क्वायर ई रेज टू हमारे पास कितना mx। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन में रखते हैं तीनों। ठीक है, तो इक्वेशन में हमने रखा तो हमारी इक्वेशन हो गई भाई अपने पास कितना m स्क्वायर ई रेज टू एम एक्स प्लस 5m ई रेज टू एम एक्स और प्लस बाई 6 ई रेज टू एम एक्स और इक्वल टू कितना 0। ठीक है, इस इक्वेशन में ई रेज टू एम एक्स हमारा क्या आ गया, कॉमन, तो इक्वेशन बच गई m स्क्वायर 5m और प्लस 6 और इक्वल टू कितना 0। ठीक है, ये हमारे पास टर्म आ गया। दो टर्म है, मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, फर्स्ट 0 नहीं होगा क्योंकि हमने वो खुद सपोज किया है। ठीक है, वो 0 लिया तो आइडेंटिटी बन जाएगी। भाई हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको टर्म को क्या करेंगे हम 0। भाई हमारे पास नहीं सपोज कर सकते, इक्वेशन होगी m स्क्वायर प्लस 5m और प्लस 6 और इक्वल टू 0। ये कहलाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, मतलब सहायक समीकरण, सब्सिडरी इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास जितना ऑर्डर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा उतने ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन n ऑर्डर का है तो हमारे पास n, और अगर हमारे पास ये हमारा 2 ऑर्डर का था तो हमारे पास इक्वेशन 2 का बना। मतलब प्रोसेस हमारे पास ये वाला टर्म है, एक बार नोट कर ले। ठीक है, अब सुनो, देखो इस इक्वेशन को पाने के लिए भाई आपको सिर्फ क्या करना है, देखना भाई यहां पर ध्यान से, इस इक्वेशन को लेने के लिए ये वाला जो टर्म है, इस टर्म में d की जगह आप m रिप्लेस कर दो तो डायरेक्ट इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, भाई हमारे पास क्या है, इस वाले टर्म में, y को नहीं, y हमारे पास अलग टर्म है, सिर्फ d वाले टर्म के अंदर अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या m, तो हमारा जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन निकल रहा है वो इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए ये टर्म, जैसे अपने पास यहां पर ये टर्म है तो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन जो चाहिए, सहायक समीकरण जो चाहिए, वो हमारे पास एफ एम और इक्वल टू क्या रहेगा 0। ये 2 डिग्री की है, ये क्योंकि हमारे पास ऑर्डर हम कितना लेके चल रहे हैं n, तो ये दिस इज nth डिग्री इक्वेशन इन m। ठीक है, इट हैज n रूट्स। ठीक है भाई, हमारे पास इसके n रूट होंगे भाई m1 m2 और इस तरह से mn, ये टर्म रहेंगे, और जैसे हमारे पास रूट निकलेंगे उसी की तरह का हमारे पास क्या बनेगा भाई, हमारा CF बनेगा। ठीक है, अब सिमिलर देखें फिर से, भाई इक्वेशन हमारा ये है, हमने CF फाइंड करना है, तो हम सपोज करके चलते हैं कि y इक्वल टू mx, इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा।
सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास जैसे सॉल्यूशन सपोज किया, हमने इसमें प्रोसीड किया, प्रोसीड करने पे हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के अंदर भाई हमारे पास एक m के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गई। जितने ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने डिग्री का हमारा ये इक्वेशन होगा। दैट मीन्स उतने ही हमारे पास क्या होंगे, इसके रूट होंगे। तो यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन है, इसके हमने क्या करना है, d की जगह डायरेक्ट m रिप्लेस कर दें, y को छोड़ना पड़ेगा, y मतलब e रेज टू mx। इक्वेशन बना, यहां n रूट का इक्वेशन है, n हमारे पास यहां पर भाई निकल कर आएंगे। आगे देखें, इसमें ये वाला जो टर्म है हमारे पास, अब मैं चलो वहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूं ना, थोड़ा सा अलग से नहीं दिखेगा ना। वापस चल लेते हैं, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसमें ये वाला इक्वेशन निकला, इस इक्वेशन के रूट, इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो हमारे पास कितने हो गए भाई, m स्क्वायर ठीक है भाई, m स्क्वायर के भाई ये वाला जो टर्म है m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m और प्लस 6 और इक्वल टू कितना 0, तो m कॉमन ले लिया, m प्लस 3 और 2 m प्लस 3 और इक्वल टू 0, तो m प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब ये वाला टर्म m प्लस 3, तो m इक्वल टू एक तो हो गया -2, एक हो गया -3। ये हमारे पास रूट आ गए जो रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, ठीक है, वास्तविक तथा असमान। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो सॉल्यूशन बना y1 दैट इज इक्वल टू e रेज टू -2x, y2 दैट इज इक्वल टू e रेज टू -3x, और फिर हमने क्या करना है, इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, रेखिक संचय लेना है। वो रेखिक संचय भी इसका क्या रहेगा, एक सॉल्यूशन रहेगा, जिसको हम व्यापक वह हल में CF का पार्ट कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर रियल और डिफरेंट आए तो हमारे पास इसी में हम डायरेक्ट वैल्यू रख लिए, तो अपने पास यहां पर जो टर्म बना वो हमारा क्या बना, इस तरह से हमारे पास बना भाई। इक्वेशन ये था, आपने सपोज किया e रेज टू mx, इसको सब्स्टिट्यूट किया, ये टर्म बना, यहां पर ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन के दो रूट निकले जो रियल और डिफरेंट आए, रियल और डिफरेंट आए तो उस कंडीशन में y1 एक बार रखा भाई हमारे पास y इक्वल टू mx के अंदर, e रेज टू mx के अंदर भाई एक बार हमारे पास m की वैल्यू रखी, दूसरी बार हमने m की वैल्यू रखी, और दोनों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन रेखिक संचय हमने बनाया, तो वो हमारे पास ये बना। यही हमारे पास क्या है, CF है। और इस क्वेश्चन का तो यही सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है। दैट मीन्स अब डिपेंड करेगा कि रूट कैसे आ रहे हैं भाई। 3 टाइप्स के रूट होते हैं किसी भी इक्वेशन के। पहला हमारे पास रहता है रियल डिफरेंट या रियल डिस्टिंक्ट, जिसको कह देते हैं वास्तविक और असमान। दूसरा हमारे पास रहता है रियल और इक्वल, भाई कुछ रूट हमारे पास इक्वल भी आ सकते हैं डिफरेंट के अलावा। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास जो केस हुआ वो केस हो गया वास्तविक और समान भी हो पाए, ठीक है ना भाई, सारे असमान ना हो। और तीसरा हमारे पास रहता है काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी रूट्स हमारे पास रहते हैं। तो 3 कंडीशन है, फर्स्ट हमारे पास रियल इक्वल, सेकंड हमारे पास रियल भाई हमारे पास डिफरेंट, सॉरी रियल डिफरेंट फर्स्ट, सॉरी सेकंड रियल इक्वल, और थर्ड हमारे पास क्या है, इमेजिनरी। तो 3 रूट हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखें अब अपने इक्वेशन पे आते हैं, इस तरह से ये टर्म हमारा था। ठीक है भाई, तो रूट हमारे पास यहां पर भाई m1 m2 mn इस तरह के रूट हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। देखें अब यहां पर रूट जो केसेस हैं भाई, 3 केसेस हमें यहां पास कंसीडर करते हैं। फर्स्ट हमारे पास भाई रियल एंड डिफरेंट, ठीक है भाई, डिफरेंट हमारे पास हो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट, भाई रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास वास्तविक एवं असमान। एक एग्जांपल हमने अभी देखा ही भाई इसका ना, जो रियल और डिफरेंट थे हमारे पास यहां पर,
तो उस टर्म को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो भैया m इक्वल टू हमारे पास m1 m2, ये है हमारे पास mn। तो CF जो लिखा जाएगा वो हमारे पास लिखा जाएगा भाई y इक्वल टू C1 e रेज टू m1x, C2 e रेज टू m2x, C3 e रेज टू m3x एंड सो ऑन, Cn e रेज टू mnx। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर भाई आपका इसका CF का जो पार्ट है वो हमारे पास यहाँ पर लिखा जाएगा, नोट कर लें। सेकंड जो हमारे पास भाई, ठीक है, सेकंड हो रियल हो बट नॉट ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, दैट मीन्स कुछ इक्वल भी हो भाई, वास्तविक, ठीक है, तथा समान भी हो। अब इसमें समान में जो हमारे पास है भाई एक कंडीशन बनती है ना, समान में सारे समान होने जरूरी नहीं है, इक्वल होने जरूरी नहीं है। तो हमने सपोज किया टू रूट इक्वल है बस, मतलब फर्स्ट क्या भाई हमारे पास, फर्स्ट इसमें भी ना टू रूट्स आर इक्वल, तो फर्स्ट टू रूट ही सपोज कर लेते हैं हम भाई। हमने सपोज कर लिया m इक्वल टू m1 और m2, बाकी सब अलग अलग है, बाकी सब अलग अलग भाई, m4 ये सारे mn। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास CF लिखा जाएगा वो हमारे पास y इक्वल टू बाई C1x प्लस C2 और e रेज टू हमारे पास क्या रहेगा mx। फिर अगले वाले जो हैं वो सारे हमारे पास क्या होंगे, एज इट इज जैसे पहले लिखते आ रहे हैं हम ऊपर वाले इक्वेशन में। Cn e रेज टू हमारे पास क्या रहेगा mnx। ये वाला जो हमारे पास है वो रिपीटेड टर्म के लिए है भाई, ये वाला जो टर्म है वो हमारे पास कैसा है, रिपीटेड टर्म के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ 2 है तो ये टर्म हो गया। ऐसे अगर हमारे पास 3 रूट्स इक्वल हो, ठीक है, 3 रूट्स इक्वल मतलब 3 रूट इक्वल है, तो हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट 3 इक्वल है m2 और ये m3, ठीक है, बाकी सब सपोज किया हमारे पास यहां पर भाई अलग अलग है, m5 एंड सो ऑन mn। तो उस कंडीशन में इन 3 रूट के लिए y इक्वल टू C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3 ये टर्म, और e रेज टू हमारे पास क्या रहेगा mx, इक्वल को नाम m कह रहे हैं, फिर C4 e रेज टू m4x और इस तरह से Cn e रेज टू हमारे पास क्या रहेगा mnx। और इसी तरह से इसको कंसीडर कर लेंगे आगे जितने भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, एक चीज यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा, C1x प्लस C2 लिखें या आपका C1 प्लस C2x लिखें, एक ही बात है। हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, इसलिए हमें वहां कोई दिक्कत नहीं है। आप सीरीज में ऐसे लिखें भाई एक्स स्क्वायर लिखें, या फिर आप इसको ऐसे लिखें ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां लिखेंगे तो भी ठीक है। ये वाला टर्म C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर, या फिर इसका रिवर्स लिखें भाई, हमारे पास यहां पर एक ही बात है। बस हमारे पास ये जो इक्वल रूट है उनके लिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास जो टर्म होता है केस, भाई हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट हो, रूट्स ऑफ ए आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब भाई हमारे पास इमेजनरी अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा टाइप के, ठीक है, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा। तो हम रखते तो इसी में है जैसे जो हमारे पास टर्म था, लेकिन उनको अरेंज करके फिर हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से हम यहां पर लिखते हैं। अगर ये रूट आएगा तो ये हमारे पास C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है, ये वाला टर्म रहेंगे। सपोज किया इनमें भी रिपीटेड हो जाए, तो ये इनमें भी अगर रिपीटेड है तो ये टर्म हमारे पास अल्फा एक्स बाई C1x प्लस C2, रिपीटेड वाला टर्म ये याद रखना, cos बीटा एक्स प्लस C3x प्लस C4, ये हमारे पास साइन बीटा एक्स रहेगा। सिर्फ ये फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ,
एक चीज यहां पर इसको डिटेल में थोड़ा सा मैं बात कर देता हूं। कई फॉर्म में हमारे पास इस टर्म को हम लिख सकते हैं, जिस फॉर्म में भी लिखना चाहें, लेकिन हम यूज में अभी यहां पर यही ले रहे हैं। इस टर्म को आप देखें, चलो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इस चीज को ना। देखें आप भाई, हमने क्या लिया, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा ना। अगर मैं ई की पावर के फॉर्म में इसको लिखना चाहूं तो दो रूट है भाई, अल्फा प्लस आइटा बीटा और एक अल्फा माइनस आइटा बीटा, ये दो रूट है भाई। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर जब लिखा जाएगा तो y इक्वल टू डिफरेंट भी है दोनों ना, तो ये हमारे पास c1 ई रेज टू अल्फा प्लस आइटा बीटा एक्स और c2 ई रेज टू अल्फा माइनस आइटा बीटा एक्स होगा भाई। दोनों में से ई रेज टू अल्फा एक्स कॉमन आ गया भाई, ई रेज टू ये वाला टर्म c1 ई रेज टू आइटा बीटा एक्स, ठीक है, और प्लस c2 ई रेज टू माइनस आइटा, और ये हमारे पास क्या है, बीटा एक्स है। इस तरह से रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास इसको हम क्या करें भाई, ई रेज टू आइटा थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखें, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है, तो इससे ये वाला जो टर्म है वो हमारा चेंज हो जाता है, c1 बाई कॉस बीटा एक्स प्लस आइटा साइन बीटा एक्स, और ऐसे ही हमारे पास c2 भाई आपका कॉस बीटा एक्स और माइनस आइटा साइन क्या हो जाएगा, बीटा एक्स। अब इन दोनों टर्म को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो एक फॉर्मेट चेंज होता है बस, और कुछ नहीं। यहां हमारे पास c1 और ये हो गया हमारे पास c2 प्लस साइन बीटा एक्स लिखे तो ये हो गया c1 आयोटा और माइनस c2 और ये हमारे पास क्या होगा, आयोटा। ये कांस्टेंट टर्म है भाई, इनको नया नाम दे सकते हैं हम, जिसको हम यहां पर कैपिटल c1 कॉस बीटा एक्स लिख सकते हैं और कैपिटल c2 और ये हमारे पास साइन बीटा एक्स लिख सकते हैं, जो हमारा दूसरा फॉर्मेट था भाई। ठीक है, मतलब जो हमने यहां पर अभी लिखा उस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो अपने पास यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास अलग अलग रखेंगे तो ये हमारे पास यहां पर इस तरह से वापस से कंबाइंड होकर ये टर्म बना देता है। तो अपने पास जो भी जैसा भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे जनरली हमारे पास इसी को काम में लेंगे इस वाले स्टेज पर। तो तीन रूट थे, फिर से देखें, रियल और डिफरेंट, तो हमारे पास अलग अलग होंगे तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। एक एग्जांपल अभी किया और कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास रियल और भाई आपका एक डिफरेंट ना हो तो उसमें 2 इक्वल हो तो ये टर्म, अगर हमारे पास 3 इक्वल हो तो ये टर्म, और अगर हमारे पास यहां पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स है तो हमारे पास इस तरह से 2 टर्म ये हो गए और 4 टर्म हमारे पास ये है। एक चीज क्लियर करें, जितने रूट होंगे उतने आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब हमारे पास स्विच अचर जो है उनकी संख्या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के इक्वल होगा, तभी वो हमारे पास व्यापक हल होगा। तो वो चीज अपनी कंसेप्ट को क्लियर रखें और उसी को ध्यान में रखकर कांस्टेंट को गिने, ऑर्डर कितना है उसके हिसाब से। अब क्वेश्चंस देखो आप भाई, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमने किया अभी, एक क्वेश्चन और मैं आपको कर देता हूं। क्वेश्चन कहते हैं सॉल्व कह रहा है भाई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6 वाई और इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करना है। इक्वेशन को देखो, अब जो सॉल्व करने का तरीका, डी क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी और माइनस 6 वाई इक्वल टू 0, ये हमारी पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय लेट y इक्वल टू ई रेज टू एम एक्स इज ए सॉल्यूशन। अब वो प्रोसेस नहीं फॉलो करना, क्वेश्चन में डायरेक्ट हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का तरीका, d की जगह हम क्या कर देंगे, m रिप्लेस कर देंगे। m रिप्लेस करते हैं तो m की पावर 3 माइनस 6 m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 और इक्वल टू कितना, 0। फैक्टर किए इसके, तो अब फैक्टर करना आना चाहिए, नहीं आता है तो भाई क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप चेक करो और उनको याद करो, ठीक है ना। तो हमारे पास यहां पर फैक्टर हम कर पाएंगे। ट्रायल हिट मेथड है और जो भी आपका मेथड आता है उस मेथड से आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पाएगा तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। m के 3 रूट है, 1 2 और 3, ठीक है भाई। रूट्स रियल एंड डिफरेंट हुए भाई,
रियल डिफरेंट होने पे जो हमारे पास फॉर्मूला था भाई, वो फॉर्मूला हमारा ये था। ठीक है भाई, यहां पर अलग अलग है तो हमारे पास ये वाला टर्म, तो हमने यहां तक की टर्म की जरूरत है, बस इस टर्म को हम यहां पर लिख लेते हैं। 3 रूट्स हैं तो CF जो लिखेंगे वो हमारे पास लिखेंगे y इक्वल टू C1 e रेज टू M1x, C2 e रेज टू M2x और C3 e रेज टू भाई M3x। M1 ये वाला टर्म, M2 ये वाला टर्म, M3 ये वाला टर्म, वैल्यू रख दो तो C1 e रेज टू 2x प्लस C2 e रेज टू 3x 2x और ये हमारे पास C3 e रेज टू हमारे पास 3x, यही अपने यहां पर क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन में रियल और डिफरेंट जब रूट आ रहे हैं तो हमारे पास यहां पर इस तरह से इसको सॉल्व करना है, नोट कर लो। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हमारे पास रियल इक्वल की बात करें, एक क्वेश्चन देखें फिर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। इक्वेशन को डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ठीक है, वाई इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यहां पर हम सपोज करते हैं लेट वाई इक्वल टू ई रेज टू एम एक्स इज ए सॉल्यूशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन भाई हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 और इक्वल टू कितना 0। कैसे बनाना है, d की जगह m रिप्लेस कर दो भाई। ठीक है, इसके फैक्टर भाई m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 0, m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 और 1, रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल और इक्वल, वास्तविक और समान, तो हमारे पास जो CF लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा y इक्वल टू C1x प्लस C2 और ये हमारे पास यहां पर e रेज टू mx, क्योंकि 2 ही है तो सिर्फ 2 तक की टर्म लिखेंगे हम। m का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1, तो y इक्वल टू C1x प्लस C2 और e रेज टू क्या हो जाएगा x, जो अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो सेकंड जो हमारे पास है, अगर रियल और इक्वल हो हमारे पास रूट, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है, 2 इक्वल हो तो 2 टर्म का। ठीक है भाई, ये 2 इक्वल हैं तो 2 टर्म का, अगर 3 इक्वल होंगे तो हमारे पास 3 टर्म का। तो जैसा हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर क्या था भाई, 2 रूट हमारे पास निकले तो दोनों हमारे पास इक्वल कर लिए, इस टर्म को हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स रूट के लिए। अगर क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई और इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए इसका भाई डी स्क्वायर प्लस डी और प्लस 1, ठीक है, वाई इक्वल टू 0, लेट वाई इक्वल टू ई रेज टू एम एक्स इज ए सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चन में भाई CF निकल रहा है, ये वाला पार्ट अभी 0 है तो हम इसकी बात कर ही नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, हमारी इक्वेशन में ये पार्ट है ही नहीं, तो हमने अभी उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो CF निकालने की बात सिखा रहा है, तो वही हम यहां पर करना चाह रहे हैं। भाई d की जगह m रिप्लेस कर दो तो हमारे पास FM, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और अपॉन हमारे पास 2 और a, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई कर लिया। फॉर्मूला क्या था भाई, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पर काम में लिया, तो ये बन गया m इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3, तो ये 3 और ये आयोटा। ठीक है, और अपॉन हमारे पास कितना 2, दैट मीन्स -1/2 प्लस माइनस रूट 3/2 और ये आयोटा। कंपेयर करेंगे इस वाले टर्म से, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास टर्म बना, ये टर्म तो ये है ही। ठीक है, यहां पर टर्म बना अल्फा इक्वल टू माइनस का 1/2, बीटा इक्वल टू रूट 3/2।
तो आंसर जो हमारे पास होगा CF जो लिखेंगे y इक्वल टू सी, आपका ये जो टर्म था e रेज टू अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन, और ये कितना हो गया बीटा एक्स। वैल्यू रखेंगे तो e रेज टू माइनस 1/2 एक्स C1 cos रूट 3/2 एक्स प्लस C2 साइन रूट आपका 3/2 एक्स, ये टर्म होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। तो 3 टर्म हमने यहां पर देखे। फर्स्ट हमारे पास था भाई आपका क्वेश्चन रियल और डिफरेंट का, ठीक है। रियल डिफरेंट में हमने इस तरह से लिखना था, रियल इक्वल तो वो हमारे पास इस तरह से, ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट है भाई, तो वो इस तरह से। सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं, आप लोग ट्राई करना। जो भी क्वेश्चन नहीं होता तो आप चैट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन नंबर लिखकर मैसेज कर दीजिएगा। कल जो भी क्लास रहेगी उसमें नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप नोट कर लें इस चीज को।